हेलो नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है और आप देख रहे हैं बी ब्लंट पॉडकास्ट। तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड। आज के जो मेरे गेस्ट है वो कहानियों के राजकुमार, सिंगल हैंडेडली हिस्ट्री क्रिएट करने वाले, कहानियों की कहानी सुनाने वाले असली कहानीखोर। प्लीज वेलकम लक्ष्य महेश्वरी और बी ब्लंट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग भाई। सीरियसली बहुत मजा आया, फाइनली समय मिल गया कि हम साथ में बैठ पाएं। थैंक यू सो मच। कितना पीछा करना पड़ा। एक धुन जो आपकी सबसे फेवरेट धुन है। हाँ वो मुझे पता है आप कहाँ ले। ये बचपन में हम जो शो देखा करते थे, हम सब की शुरुआत कहानियों की इसी शो से हुई है। एटलीस्ट मेरी तो हुई है कि आप जो देख रहे हैं, आप गेस कीजिए कौन सी ट्यून है ये कि ताना ना 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 ताना ना 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 ना। बचपन में एक शो आता था जिसे हम कहते थे मालगुडी डेज। छोटा सा स्वामी चड्डी पहनकर आता था, एक प्यारी सी कहानी सुनाकर भाग जाता था। तो हम सब की शुरुआत कहानियों के आई थिंक मालगुडी डेज से ही हुई है। और वो भी कमाल की कहानी। हाँ। आज भी वो बचपन दिल को छू जाने वाली। सो मुझे बताइए, सिंगल हैंडेडली दुनिया को कैसे हैंडल किया? हाँ, फन, बहुत एडवेंचरस जर्नी रही है पूरी। इस शो में भी कई बार ये बातें करता हूँ मैं कि सिंगल हैंडेडली का रीज़न आई थिंक आप तो अब जानते ही हैं। सिंपल, ये बात कभी कैमरे पे तो नहीं कही मैंने, तो आज अच्छी बात है ये भी हो ही जाएगी। सिंगल हैंडेडली बिकॉज मेरा एक हाथ नहीं है लेफ्ट, सो बहुत क्लेवरली ये नाम दिया गया मुझे सिंगल हैंडेडली। तो जब छोटा था तभी ये बात समझ में आ गई थी कि जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उन्हें अपना लो, ज़िंदगी आसान सी हो जाती है। तो बस उसके बाद से सब कुछ आसान सा हो गया और सिंगल हैंडेडली चीज़ें चल रही हैं। सो मुझे बताइए, कभी एहसास कमतरी का एक्सपीरियंस हुआ बड़े शहर में, या कभी किसी ने इसका एक्सपीरियंस कराया? अब कमतरी का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे हैं और आप अभी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपका एक पैर चला जाए, तब आपको कमतरी का एहसास होगा कि पहले था अब नहीं है। मेरे लिए मैं ऐसा ही हूँ, मैं पैदा ही ऐसा हुआ, तो मेरे लिए नेचुरल है। कमतरी कभी लगा ही नहीं, जितना दिया है बहुत है। और कभी किसी ने पॉइंट आउट किया या बहुत बचपन में, या कभी ऐसी रैगिंग हुई? या बचपन की सबसे खूबसूरत बात होती है कि जो बच्चे आपके आसपास होते हैं, उन बच्चों में कोई फिल्टर नहीं होता। वो नहीं सोचते कि ये नहीं कहना चाहिए, ये क्यों कहें। वो बच्चे हैं, जो चाहे मन में कह दिया। हमें भी उतना ही लग जाया करती थी, पर जब बड़े हुए थोड़ी समझ में आई चीज़ें कि ये पूरी दुनिया असल में दो हाथ के लोगों के लिए ही डिज़ाइन की गई है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, सुबह उठने से लेकर यहाँ पहुँचने तक, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी बनाई ही गई है, चीज़ें ऐसी ही की गई हैं जो दो हाथ वालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेसेस बांधना, आप एक हाथ से लेस बांध सकते हैं? नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए दो हाथ लगते हैं। वो मुझे मेरे तरीक़ों से करने का ज़रिया ढूंढना पड़ा, थोड़ा समय लगा, पर लेकिन जो सिंगल हैंडेडली तुमने हिस्ट्री लिखी या जो चीजें की, मेरे ख्याल से वो आजकल दो हाथ वाले भी नहीं करते। सो यू पीपल लव यू सो मच और इमोशंस के अंबार हो तुम उस हिसाब में। तो मुझे एक बात बताइए लक्ष्य, कि कहानियों को ही क्यों चुना? आप बताइए, कहानियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पूरी दुनिया में और कुछ है क्या? आप जिन भी शख्स की बात करते हैं वो सब आपके जहन में सिर्फ कहानियों को लेकर ही जिंदा है। आप ऐसे सोच लीजिए, बचपन की वो सारी कहानियां जो माँ बाप ने आपको सुना दी, जो कहानियां आपने किताबों में खुद पढ़ ली, कुछ कहानियां टीचर्स ने, आपके गुरुओं ने आपको बता दी, कुछ कहानियां जो आपने दोस्तों के साथ खुद बना ली, वो सारी कहानियों का रीज़न है ना के सर जो मेरे सामने बैठे हैं। उसमें से एक भी कहानी अगर आपको नहीं कही गई होती, आपने नहीं सुनी होती, तो आज आप वो शख्स नहीं होते जो आप हैं। हम सब कहानियां ही हैं और कुछ भी नहीं। तो किस मोमेंट पे ऐसा लगा कि अब मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है? क्या कहानी है उसके पीछे? असल कहानी तो यही है कि असल में आप चीज़ों को नहीं ढूंढते, चीज़ें आपको ढूंढ लिया करती हैं। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनली स्टेज पर आकर लोगों को कहानियां सुना रहा हूँगा। लोग चलते रहे और कारवां जुड़ता चला गया वाली बात है कि स्टेज पे चढ़ा था। हमेशा से एंकरिंग करने का शौक़ रहा, स्कूल कॉलेजेस में अच्छी लगती थी लोगों को मेरी बातें। करते करते स्टैंड अप का जो एक पूरा अंबार चला था कुछ सालों पहले, हर एक को स्टैंड अप कॉमेडी करनी थी, मैं भी उनमें से एक था। मैं स्टैंड अप करने चला गया स्टेज पे, रियलाइज़ हुआ कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। पर जो मैं कहानियाँ सुनाता था लोगों को हंसाने के लिए, वो कहानियाँ लोगों को बड़ी अच्छी लग जाती थी। तो वन थिंग लेड टू अनदर, और धीरे 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 ये कहानियों का संसार शुरू हो गया है मेरा। मुझे बताइए लक्ष्य के बचपन कैसा रहा? बचपन में कुछ ऊटपटांग हरकतें? मेरी मॉम कहती थी कि मेरे पैरों में पहिए लगे हैं। अच्छा, जो कि आज भी है। एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता है लड़का, कुछ ना कुछ तोड़ेगा, फोड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो शायद वो माँ बाप की देन है मुझे एक जगह ऐसी कोई फनी स्टोरी
मेरे घर की एक छत हुआ करती थी। ये वो वाला समय होता था जब आप साल में 4-5 महीने पतंगे उड़ाने के लिए छत पे पड़े रहते थे ना, जनवरी के आसपास। तब पतंगे तो कुछ समय के लिए होती थी, बाकी समय में क्या करता था, मैंने कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाए हुए थे कि आप इंसान आया और उसने जैसे ही उस रस्सी पर पैर रखा तो रस्सी से ये गिरेगा, वो गिरेगा, उससे वो गिरेगा, इससे ये गिरेगा, इससे ये रोल होगा, और ऐसे करते हुए वो आप पैटर्न समझ के, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जहाँ आप खड़े हैं आपके ऊपर पानी की एक बाल्टी गिर जाएगी। अब मैंने पूरा बना लिया, 2 हफ्ते लगे, करीब 1.5-2 मिनट का पूरा प्रोसेस चलता है एक बारी होने के बाद। मेरे पापा को बोला, पापा ऊपर आइए ना, कुछ दिखाना है आपको। पापा आए, पापा ने पैर रखा, वो शुरू हुआ और पानी ऐसे कर गया। मैं खुश हो गया कि काम कर रहा है ये तो। जो पिटा हूँ मैं उस दिन, मतलब साइंस का इस्तेमाल बचपन में ही कर लिया था, और पहला एक्सपेरिमेंट भी माँ बाप थे। वाह वाह वाह। हाँ, बस बदले में पिटाई मिली थी। सो मुझे एक बात बताइए कि आपके हिसाब से प्यार की डेफिनेशन क्या है? प्यार की डेफिनेशन देने के लिए मैं बाबा बुल्ले शाह की 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। आई थिंक उससे बेहतर कहीं भी नहीं प्यार की डेफिनेशन। कि जहर वेग के पिता ते की पिता, जहर देख के अगर पिया तो क्या पिया, जहर वेग के पिता ते की पिता, और इश्क सोच के कित्ता ते की कित्ता। दिल दे के दिल लैण दी आस रखी, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी, ओ बुलिया प्यार भी लालच नाल कित्ता ते की कित्ता। क्या बात है। ओहो हो। तो प्यार बस यही है कि प्यार, लव की डेफिनेशन मेरे लिए वही है कि जो बदले में कुछ ना मांगे, असल प्यार वो है और कुछ भी नहीं। जब आप कुछ भी ख्वाहिशें आपके बीच में आ जाए, वो कुछ भी है पर प्यार तो नहीं। जैसे माँ बाप प्यार करते हैं हमसे, बिना कुछ सोचे बिना कुछ मांगे सिर्फ देते हैं, अनकंडीशनल। जो आप शो में आपने देखा था इमरोज साहब की जो हम बातें कर रहे थे, वो अनकंडीशनल प्यार है। तो प्यार असल वही है, इसके अलावा सब प्यार के वेरिएशंस हैं। असल प्यार सिर्फ अनकंडीशनल वाला ही होता है। तो अब जब हम प्यार की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, साहिर की अमृता और अमृता का इमरोज, इस बारे में कुछ बताइए। ये कहानी यही शो में आपसे अच्छे से मुलाकात हो पाई थी मेरी। साहिर साहब, साहिर लुधियानवी साहब, अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले पढ़िए, ज़रूरी है उन्हें पढ़ना, उन्हें सुनना। साहिर साहब बहुत खूबसूरत लिरिक्स राइटर थे, जैसा आप तो जानते ही हैं, बाकी ऑडियंस को जानना चाहिए। करीब 400 से ज़्यादा गाने उन्होंने बॉलीवुड के लिए लिखे 70s, 80s, 90s में। नॉट इवन जस्ट दैट, 60s, 70s, 80s में, माय फॉल्ट। साहिर साहब का नाम आप लोग ना जानते हो, पर साहिर साहब के गाने हम सब ने सुने। जैसे मैं पल दो पल का शायर हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अभी ना जाओ छोड़ के, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता। क्या खूबसूरत गाने हैं सारे के सारे। तो साहिर साहब को बेइंतहा मोहब्बत थी अमृता प्रीतम से। अमृता प्रीतम कहते हैं पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री माना जाता है अमृता प्रीतम को, पहली। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृता प्रीतम। न जाने कितनी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और बेहद खूबसूरत शख्सियत। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, पर किसी कारणवश ये दोनों साथ नहीं रह पाए, और अमृता टूट सी चुकी थी। तब उनकी ज़िंदगी में असल प्यार, उनका अनकंडीशनल लव, मेरे लिए अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन ही इमरोज हो चुकी है अब। कि आप अगर किसी से कहें कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बदले में कुछ नहीं चाहता, तो ये आपके इमरोज हैं। मेरे लिए वो बन चुका है। तो उनकी ज़िंदगी में इमरोज आए। तो इन तीनों की जो ये पूरी कहानी है, इस कहानी से हर शख्स, कम से कम भारतीय हर शख्स, बहुत कुछ सीख सकता है। प्यार कैसे किया जाता है, कैसे निभाया जाता है, कैसे आप एक दूसरे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर सकते हैं और बदले में कुछ ना मांग के। तो और अमृता और इमरोज जो है वो दुनिया के पहले लिविंग रिलेशनशिप पार्टनर्स, दुनिया मतलब भारत का, तो आज़ाद भारत के तो थे, आज़ाद भारत के पहले लिव इन रिलेशनशिप कहा क्या जा कहानी सकता थी है उनको। इमरोज साहब पेंटर थे, बचपन से ही अमृता से बेपनाह मोहब्बत करते थे, पर ये वो ज़माना था जब आपको लोगों की लिखावट से प्रेम हो जाया करता था। तो इमरोज़ को अमृता से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। इमरोज़ ने कई कविताएं और किताबें उनकी पढ़ी हुई थी, और अमृता अपनी अगली बुक का कवर डिज़ाइन करवाने के लिए इमरोज़ से मिली। बस ऐसे उनकी मुलाकातें शुरू हुई, और धीरे 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 अमृता ने साफ कह दिया था कि मैं प्यार सिर्फ साहिर से करती हूँ, और किसी और से प्यार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरोज़ को इस बेबाकी से मोहब्बत हो गई अमृता से। तो उन्होंने, अमृता उनका साथ चाहती भी थी, लेकिन शादी भी नहीं करना चाहती थी। दूध का जला छाछ भी फूक तो बहुत मुश्किलों से गुजरी थी। अब और कोई तरीका बचा नहीं था, साथ रहना भी था, साथ चाहती भी थी। सो दे कम अप विद अ सॉल्यूशन कि क्यों ना हम एक घर के अंदर दोनों साथ साथ रहें, बिना शादी किए, दोस्तों की तरह, पार्टनर्स की तरह। और वो भी ऐसे वक्त में जहाँ पर उंगलियां उठाने वाले बहुत सारे होंगे। आप आज देखिए, आज लिव इन को कितनी ओछी नज़रों से देखा जाता है। तो मैं 1960 की बात कर रहा हूँ, और 40 साल तक वो लोग साथ में एक दूसरे के साथ रहे। लिव इन रिलेशनशिप फॉर 40 ईयर्स। यहाँ शादियाँ नहीं टिक रही 40 साल, वो 40 साल बिना शादी किए रह चुके थे। बेइंतहा खूबसूरत कहानी है। मतलब आई रिक्वेस्ट उस दौर में लिखी हुई कोई चीज़ सुनाइए अमृता
अमृता की लिखी हुई अमृता प्रीतम का तो मैं तेनू फिर मिलांगी इज़ द बिगेस्ट देयर इज़ वो पूरा शो ही उस बारे में है, तो वो तो मैं आपको शो में ज़रूर सुनाऊंगा, आप शो में आइए उसके लिए। अमृता प्रीतम की सबसे फेवरेट कविता, सबसे फेमस कविता कि मैं तेनू फिर मिलांगी, वो उन्होंने इंद्रजीत इमरोज़ के लिए लिखी थी, इमरोज़ पेंटर के लिए लिखी थी। अब आप वो कविता अगर पूरी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा अमृता के भाव क्या थे इमरोज़ के लिए, ये कविता उस बारे में है। तो क्या साहिर के साथ जो उनका प्यार था, वो प्यार जो था वो इमरोज की तरफ उनका बाद में जाके ज्यादा हो गया? हम ऐसे ही समझते हैं, ऐसा देखिए कि ज़रूरी नहीं कि आप एक से प्यार करते हैं और दूसरे से प्यार करना चाहें तो पहले से प्यार ख़त्म करना पड़ता है ना, ये भी तो है ना। आप इंसान 4 इंसानों से, आपके अगर 2 बच्चे हैं, आप दोनों से उतना ही प्यार करते बट हैं। झुकाव किसकी तरफ था फिर? इमरोज की तरफ, क्योंकि वो साथ में रहते थे, सेल्फलेसली रहते थे, बदले में कुछ नहीं चाहते थे, एक दूसरे से भी कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अमृता के दिल में साहिर ही बसे थे, मरते दम तक साहिर ही रहे। साहिर की छवि उनके दिल में बस चुकी थी, वो ना हटाना चाहती थी और ना उसके लिए तैयार थी। पर इमरोज़, जैसे वो खूबसूरत सी बात है जो अमृता खुद कहती हैं कि साहिर मेरे लिए खुला आसमान है मगर इमरोज़ मेरे घर की छत, तो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये जब उन्होंने लिखा था तेनू फिर मिलांगा, ये किस पॉइंट पे, किस मोमेंट पे लिखा था? अमृता प्रीतम 2005 में उनका इंतकाल हुआ, मरी वो, और 2005 से करीब साल 1.5 साल पहले जब वो बहुत बीमार थी, तब वो एक दिन बैठ के इमरोज़ को पेंटिंग करते हुए देख रही थी और तब उनके मन में आया था कि अब कुछ समय बाद तो मैं चली, तो जो आया है उसे जाना तो है ही, तो मैं चली तो जाऊँगी। तब उन्होंने इमरोज़ से वादा करते हुए गई थी कि देख मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह नहीं पता, पर मैं तेनू फिर मिलांगी। पूरी कविता है और आगे की 2 लाइन, आखिरी की 2 लाइनें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। वो कहती हैं कि जिस्म मुकदा है तब सब कुछ मुक जांदा है, जब जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस्म मुकदा है तब सब कुछ मुक जांदा है, पर चेत्या दे धागे कायनात की कणा ने होंदे ने, मैं उन कणा नू चुनांगी, धागिया नू वलांगी, कित्थे किस तरह नहीं पता, पर मैं तेनू फिर मिलांगी। अमृता प्रीतम इमरोज़ से वादा करके चली गई कि कभी ना कभी फिर से मिलेंगे, और अब जाकर शायद वो दोनों मिल ही रहे होंगे। जितनी शिद्दत से इमरोज़ ने अमृता से प्रेम किया है, मुझे नहीं लगता उस टेबल पे साहिर की जगह है। क्योंकि वो एक अनकंडीशनल, मतलब बस सिर्फ तेरा साथ ना छोड़ूंगा वाले वादे पे एक पूरी जिंदगी निकाल दी। पूरी जिंदगी। आज के दौर में ऐसे लोग तो हो नहीं सकते। मतलब ऐसा होने के लिए भी कितना कुछ आपको खोना पड़ेगा, अपने आप को मिट जाना पड़ेगा उसके लिए। ये करना तो आज के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ही। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप सोच कर देखिए, आपका प्यार करने वाला आपसे कहकर चला जाए अभी मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ और 5 साल बाद लौटूंगा, मेरा इंतज़ार करना। आप बताओ, आप रुकोगे? 5 साल भी, 40 साल बैठे रहे। तो आज के लोगों के लिए तो सोचना भी ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो ये तो करते थे, ये तो कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं हमारे लिए कि असल में हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा प्यार आए जो हमें बदल के रख दे, हम आशिक हो जाएं, बावले हो जाएं, आहा हा। पर जब वो प्यार आता है तो आपसे मांगता भी तो है, आपको उतना ही कुछ देना भी पड़ता है। इमरोज़ दे पाए, आप दे पाएंगे, ये सवाल है। अच्छा, जब मैं साहिर और अमृता की बात करता हूँ तो वो एक अलग जर्नी है, और अमृता और इमरोज की बात करता हूँ तो एक अलग जर्नी है। बिल्कुल। तो ये अमृता और सिगरेट का क्या कनेक्शन है? इस कनेक्शन असल में साहिर साहब का दिया हुआ है। साहिर साहब चेन स्मोकर थे, कंटिन्यूसली सिगरेट पे सिगरेट पिया करते थे। जब भी वो अमृता के घर उनसे मिलने जाते थे तो एक कुर्सी पे आकर बैठ जाते थे, कुछ नहीं कहते थे, वो चुपचाप बस बैठे रहते। अमृता कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला एक टुकड़ा सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया है। क्या बात है। कुछ नहीं कहता था, वो बस घंटों में न जाने कितनी सिगरेट पे सिगरेट पिया करता, और कई घंटों बाद बिना कुछ कहे आखिरी सिगरेट राखदानी में बुझाता और उठकर चल देता। उसके जाने के बाद मैं उस सिगरेट के टुकड़े संभाल कर रख लिया करती थी, तो और अकेले में, एकांत में उन सिगरेट के टुकड़ों को अपनी उंगलियों के बीच लेती। मुझे ऐसा लगता जैसे साहिर की उंगलियां मुझे छू रही हैं। मैं उन्हें जलाती थी तो उसके धुएं में मुझे साहिर का चेहरा दिखता था। उन्होंने साहिर की उस सिगरेट के ऊपर भी न जाने कितनी कविताएं लिखी हैं। एक सुनाइए। 4 लाइनें ज़रूर सुना देता हूँ मैं उसकी। कहती हैं कि ये आग की बात है जो तूने मुझे सुनाई थी, ये आग की बात है जो तूने मुझे सुनाई थी, ये ज़िंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। ज़िंदगी का अब गम नहीं, बस इस आग को संभाल ले, तेरे हाथ की खैर मांगती हूँ, तू एक सिगरेट और जला ले। क्या बात है। अमृता प्रीतम का जादू है ये। तो ये इस धुएं पे साहिर साहब ने भी कुछ लिखा था।
जो हम भी कभी सिगरेट पीते पीते मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इस पूरे गाने की ज़्यादा खूबसूरती अंदर है, मतलब अंदर के इसके जो वर्सेस हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। इसके पीछे क्या स्टोरी थी? क्योंकि अगर उन्होंने लिखा है तो कुछ तो कहानी होगी। नहीं, आई थिंक ये तो कैरेक्टर के लिए लिखा गया था, उनके सेपरेशन की स्टोरी थी। नहीं, ये तो सिर्फ ये बेसिकली देवानंद पिक्चराइज्ड उनकी पिक्चर का गाना है, तो वो जो कैरेक्टर देवानंद बने थे तो उनके लिए गाना लिखा गया था। पर साहिर साहब भी बात है। हाँ, अरे आखिरी का वो लाइन सुनिए आप, मेरा दिल तो आखिरी का स्टैंजा इसका ले जाता है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। क्या बात है, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। वाह। साहिर साहब के सबसे फेवरेट गाने में आपका कौन सा गाना है? अभी ना जाओ, लगता है वो अमृता को अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। इससे ज्यादा खूबसूरत गाना तो आप बताओ पिछले 50 साल में किसी ने लिखा है क्या? एंड ये डेडिकेटेड अमृता को किया मेरे हिसाब से। कहीं बात कहीं नहीं लिखी नहीं उन्होंने, पर अगर आप इस गाने के वर्डिंग्स पढ़ें समझें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वो अमृता से ही कहना चाह रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। कहीं ना कहीं आपको साहिर की लिखावट में अमृता की झलक दिखी जाती है। ताजमहल करके कविता है, वो उन्होंने अमृता के लिए कहीं ना कहीं लिखी थी। बहुत सारे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी का जो पूरी पोयम है और कभी कभी के जो गाने हैं वो सारे गाने उन्होंने अमृता को सोचकर लिखे थे। ये बात के तो प्रूफ्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। कि आज की जो जिंदगी दिखती है उतनी आसान नहीं है। हाँ, पीयूष मिश्रा साहब का एक खूबसूरत सा शेर है, इतना पसंद है मुझे। कहते हैं कि हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ तो बस ख्वाहिशों का है। तो असल में ज़िंदगी इतनी मुश्किल, कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होता है कि आपके घर में कुछ समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ हैं, आपको बहुत मुश्किल रहती है। कहीं ना कहीं अगर आप सोच कर देखो तो वो समस्या हमारी बनाई हुई नहीं होती। छोटी सी कहानी है, सुनेंगे? 100%। ये कहानी मैंने कहीं तो भी पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर किसकी है। तो कहानी कुछ यूँ थी कि एक शख्स था, उसकी ज़िंदगी में बेपनाह समस्याएं, वो सारी समस्या जो आप किसी के साथ इमेजिन कर सकते हो वो सब है। बहुत सारे कर्ज हैं, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, फैक्ट्रियां जल गई है, बीवी सुनती नहीं है, धमकाती है, बच्चे बिगड़ चुके हैं, नशेड़ी हैं, समझ रहे हैं? जो समस्याएं आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब है उसके साथ। तो एक दोस्त है उसका जो एक दिन उससे मिलने जा रहा है कि यार इतना समस्या में है मेरा दोस्त, ज़रा हाल चाल पूछाऊँ। घर के बाहर लेनदारों की लाइन लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से लाइन काट के घर के अंदर पहुंचा तो दोस्त आया नहीं। ठीक इसके आने के 2 मिनट बाद दोस्त आया। अरे तू यहाँ कैसे, हाय हेलो हुआ, बैठा कुर्सी पर, उसने अपने जूते उतारे और जूते उतारते हुए कहता है यार ये जूते बड़ा काटते हैं। वो इंसान जो दोस्त बाहर से आया था वो हक्का बक्का रह गया, कह रहा भाई तेरी दुनिया, तेरी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं हैं जिसमें से एक भी अगर मेरे साथ हो तो शायद मैं खुदकुशी कर लूँ, और तुझे समस्या ये लग रही है कि जूते काटते हैं, जूते बदल ले, ये तो बहुत ही आसान सोल्यूशन है इस बात का, दूसरे जूते पहन ले। वो आदमी कहने लगा भाई जूते तो मैं कल बदल लूँ, पर इस काटते हुए जूतों में जब मैं पूरा दिन भर घूमता रहता हूँ और घर आने के बाद जब ये जूते उतारता हूँ तो जो सुकून मिलता है ना, बस एक वही सुकून मेरी ज़िंदगी में बाकी है। कहानी का तात्पर्य एक्चुअली बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर दुख वो जूतों की तरह हैं जो वहाँ है नहीं, हम पहन कर घूम रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जिस दिन इसे उतार देंगे ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी। अरे वो जूते कभी थे ही नहीं, वो समस्याएं कभी आपकी ज़िंदगी में थी ही नहीं, वो आपने खुद पहनी हुई हैं और लेकर चल रहे हो। ये आपके बैग एंड बैगेजेस है जो आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है। जब चाहे उतार दो, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। ख्वाहिशों के जूते हैं वो। क्या बात है, ख्वाहिशों के बैग एंड बैगेजेस। सो मुझे बताइए, एक आपकी बहुत फेमस कहानी थी। मेरी कहानी नहीं है, अगेन। अच्छा, लेकर रख ली आपका नरेटिव मैंने सुना था, क्या थी वो कहानी? मतलब तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी है अंकित चड्ढा जी की। अंकित चड्ढा नाम के एक बहुत बड़े दास्तां गो थे। ये वो शख्स थे जिनके कारण मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली कभी मिलने का मौका भी नहीं मिल पाया। ही डाइड वेरी यंग, ही वॉज 31-32, कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में वो मर गए। लंबी सी कहानी है। कहानी है 2 बहनों की। एक गांव में 2 बहनें रहती थीं, दोनों पला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती हैं। 2 बहनें थीं, एक का नाम था सत्य और एक का नाम था कहानी। सत्य और कहानी नाम की 2 बहनें। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फ़कीर आया।
दोनों बहनों ने उस फकीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फकीर उन्हें एक आईना दे गया। आईना। दोनों बहनें जिंदगी में पहली दफ़ा आईना देख रही थी। सबसे पहले सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुरूर कर बैठी। अगली बारी कहानी की थी, कहानी ने उठाया, उसने कहा नहीं, ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ। दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया। अब ये बात तय कैसे हो कि ज़्यादा खूबसूरत कौन? तो लगी एक शर्त। शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चलकर जाएंगी और जिसके पैदल चलने पर ज़्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, वो बहन जीत जाएगी। फेयर इनफ। पहली बारी सत्य की थी, बड़े ऐंठण में, गुरूर में कि मेरा हुस्न देखकर तो लोग बावले हो जाएंगे। चल पड़ी। जैसे ही पहला कदम गांव में रखा, हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों ने उसको देखा और वो डर गए। जहां जहां से सत्य गुजरती, लोग उसे देखते और डर जाते, डर कर अपने अपने घरों के अंदर भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां भी बंद कर लेते। सत्य चलते चलते पहुंची गांव के बीचों बीच चौक में। देखा तो जैसे पूरा गांव खाली हो चुका था। तब सत्य ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक छोटी सी तरकीब लगाई। वहीं खड़े हुए चौक के बीचों बीच सत्य ने अपने सारे कपड़े खोल दिए। नग्न अवस्था में वहां खड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो एक दो लोग कहीं इधर उधर घूम रहे थे, देखकर वो भी डर गए। घरों के अंदर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, चिटकनियां भी लगा ली। सत्य रोने लगी। दूर बैठी घर के अंदर कहानी ये सब देख रही थी। तो अब कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। सबसे पहले लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों में लाली, पैरों में पायल और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज़ आई छन, और उस छन्न के पीछे जो चिटकनियां बंद थी वो खुलने की आवाज़ें आने लगी। लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगे। जहां जहां से कहानी गुजरती, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, सीटियां मारने लगे। कहानी चलते चलते वहां पहुंची जहां चौक में खड़ी सत्य रो रही थी। सबसे पहले कहानी ने सत्य के कपड़े उठाए, उसे दिए और कहा कि सत्य, आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं, और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, यहाँ तक कि हर जानवर भी उनके पीछे नाच गा रहे थे, जैसे पूरे पूरे गांव में दिवाली आ गई हो। तब कहानी ने सत्य से कहा, जो इस पूरी कहानी का भी तात्पर्य है, कि सत्य, जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, क्योंकि देखना पसंद तो है नहीं उन्हें, जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना क्या होगा। बात है। कहानी के श्रृंगार का सहारा लेना होगा। बिना कहानी की खूबसूरती के लोग सच देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए हमें पिक्चरें देखना पसंद है। वो एक कहानी का श्रृंगार है। श्रृंगार के पीछे कहीं ना कहीं एक सीख, एक सोच छुपी होती है। सच उसके पीछे छुपा होता है। श्रृंगार कहानी का है, तो इसलिए मैं कहानी जरूर सुनाता हूँ। तो मुझे बताइए कि आज के दौर में, जैसे सच में आज भी लोग नंगा सच देखना पसंद नहीं करते। मैंने अभी बीच में किसी पॉडकास्ट में अपने बोला था कि औरी फर्स्ट सीट पे है और विक्रांत मैसी जो है थर्ड सीट पे है। तो आज की डेट में ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा जानते हैं, वहाँ साहिर साहब को नहीं जानते, या अमृता प्रीतम को नहीं जानते, या फिर गुलजार साहब को नहीं जानते। तो ये जिहालत का दौर जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, दो तरीके हैं इस पूरी चीज़ को देखने के। जो हो रहा है वो सही तो नहीं है। आपको इन सारे लोगों के बारे में जानना तो चाहिए, पता होना चाहिए। सिविलाइजेशन और एवोल्यूशन, और होता क्या है, 1900s में जो चीज़ें हमने सीखी, 20th सेंचुरी वाले लोग वो गलतियाँ ना करें, हम उनसे सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ते चलते हैं। दैट्स व्हाट सिविलाइजेशन एंड एवोल्यूशन इज़। तो अगर हम पुराने लोगों से नहीं सीखेंगे तो फिर पॉइंट ही क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरा मानना है, जिससे सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही हो रही हैं, तो उन्हें होने दो। लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे किसी दिन कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्यों विक्रांत मैसी उनको ज़्यादा सही तरीके से एंटरटेन करता है बजाय से वॉरी को देख लेने के, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया। जो चल रहा है उसे बदल लेना हमारे हाथ में नहीं। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। कुछ कहीं ना कहीं उसका कुछ और मतलब है इस बात में, जो लोगों को समझ में आ जाएगा। मुझे गुलजार साहब से रिलेट करता हुआ कोई किस्सा सुनाइए। अरे यार, कितने हैं गुलजार साहब। तो गुलजार उनका पेन नेम है। जिस नाम से वो लिखते हैं वो नाम गुलजार है। असल में उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा।
47 के पहले जो अब पाकिस्तान है वहाँ पैदाइश, वहाँ रहे, वहाँ पैदा हुए और एज ए टीनेजर वो पार्टीशन के समय उधर से इधर आए थे, तो उन्होंने बहुत ख़राब समय देखा है। वो पार्टीशन वाला टाइम ना आपकी मेरे लिए समझने की भी मतलब बस की बात नहीं है, के बाहर है। आज के बच्चे पार्टीशन के बारे में बात ना करें, ये बात मुझे अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए क्योंकि वो इतना ख़राब समय था कि आप जितना सोचोगे उतना ही आप डिप्रेशन में कहीं ना कहीं उदासी में चले जाओगे। ये वो लोग वो हैं जिन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। कहीं ना कहीं एक गहन चोट कहीं ना कहीं रही जाती है। गुलजार साहब की पोइट्रीज़ में आपको बहुत सारी जगहों पर इस बात का उल्लेख मिल जाएगा। उन्होंने कई बार पार्टीशन के ऊपर बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी हुई हैं। अर्ज किया है। लिखते हैं कि सुबह सुबह ख्वाब की दस्तक पर एक दरवाज़ा खोला, देखा तो सरहद के उस पार से मेरे कुछ मेहमान आए थे। आंखों से मानूस थे सारे, लेकिन चेहरे उनके सुने सुनाए। देखे दिखाई नहीं, चेहरे उनके सुने सुनाए। हाथ धोए, पैर धुलवाए, आंगन में आसन लगवाए और फिर तंदूर पे मक्के के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। तोहफे में मेहमान मेरे पिछले कुछ सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा वहां कोई नहीं था। हाथ लगाया तो तंदूर अब तक पूरी तरह बुझा नहीं था और जैसे होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सुना है कल रात सरहद पर चली थी गोली, सुना है कल रात सरहद पर कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। देख रहे हैं सिर्फ इतनी सी चीज़ में कितना कुछ कह गए हैं गुलजार साहब। ये खूबसूरती है पार्टीशन पे। एक उनकी इतनी प्यारी लगती है मुझे, कहते हैं कि लकीरें हैं ना, सरहद लकीरें ही तो हैं और कुछ भी नहीं। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद यूं ही खींच दी थी। क्या बात है। आओ इन्हीं को बनाए पाला और कबड्डी खेलते हैं। तुम आओ मेरे पाले में, मेरे हाथ पे यूं हाथ मारो और भागो, और जब मैं तुम्हारे पाले में कौड़ी कौड़ी करता हुआ आऊं तो तुम भी पकड़ लेना मुझे। ना जाने देना वापस, ना छूने देना ये सरहद की लकीरें, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद यूं ही खींच दी थी। आओ इन्हीं को बनाए पाला और कबड्डी खेलते हैं। बेइंतहा खूबसूरत इंसान है गुलजार साहब। मतलब तो यार देखिए कि ज़िंदगी को यूनाइट करने के लिए या लोगों को एक करने के लिए लिटरेचर कितना इम्पोर्टेंट है। आप मानते हो कि लिटरेचर आपके अंदर जब होता है तो आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर में चेंज होते हैं। बिल्कुल, और वो भी पॉजिटिव होते हैं पूर्णतः। और लिटरेचर मतलब साहित्य का और काम ही क्या है। छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। ये बहुत पसंदीदा किस्सा है मेरा। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है आपने? हिंदी भाषा के बेइंतहा खूबसूरत कवि। एक बारी पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, लाल किले पर रामधारी सिंह दिनकर को एक अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे 15 अगस्त के दिन। तो लाल किले के ऊपर पंडित नेहरू और दिनकर साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। पंडित नेहरू आगे थे, दिनकर साहब पीछे थे। चलते चलते नेहरू साहब का हल्का सा पैर फिसला और जैसे वो पीछे गिरने को हुए। वो पीछे गिर ही रहे थे कि पीछे दिनकर साहब चल रहे थे। उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया उनकी पीठ पर, उन्होंने रोक लिया और नेहरू साहब गिरते गिरते बच गए। उन्होंने सांस ली और कहा, दिनकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। रामधारी सिंह दिनकर मुस्कुराए और कहने लगे कि नेहरू जी, जब जब राजनीति गिरी है, साहित्य नहीं तो हाथ बढ़ाकर संभाला है। क्या बात है। तो साहित्य का काम ये है, जब भी सिविलाइजेशन, जब भी किसी समझ लीजिए देश का या उस पूरी सभ्यता का गिराव शुरू होता है, तो साहित्य ही है, लिटरेचर ही है जो उसे वापस संभालता है। तो बिना लिटरेचर के हम तो और कुछ है ही नहीं। आप शुरुआत से लेकर आज तक महाभारत, रामायण या पिछले 200-500 साल की हमारी हिस्ट्री देखें तो उनसे हम कितना कुछ सीखते हैं। जो गलतियां वो लोग कर चुके हैं वो गलतियां हमें नहीं करनी है, इसलिए लिटरेचर ज़रूरी है, साहित्य ज़रूरी है। लेकिन आज वही चीज़ गायब है और बाकी सारी चीज़ें हो रही है, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा लिटरेचर है। 5000 साल का हमारा इतिहास है। अब जैसे इंद्रजीत सिंह इमरोज लोगों को नहीं पता, या साहिल लुधियानवी नहीं पता, आमिर खुसरो नहीं पता। आमिर खुसरो के बारे में कुछ बताइए। खुसरो साहब पे तो हम पूरा 2 घंटा बात कर सकते हैं यार। मेरे तो सबसे फेवरेट बहुत पसंदीदा। जबकि आज भी आमिर खुसरो की मज़ार पे लोग जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो मज़ार से भी ज़्यादा चीज़ें आमिर खुसरो साहब की ज़िंदगी में हुई है या बसी है। खुसरो साहब लिखते हैं जैसे कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, मगर जो डूबा सो पार।
वाह। प्रेम समझना है तो पढ़ लिख कर देख कर समझ नहीं आएगा, डूबना पड़ेगा। जब डूबोगे तब पता चलता है प्यार क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या ज़िंदगी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए बेखुदी क्या चीज़ है। खैर ये तो निदा फाजली साहब की लिखी हुई है। खुसरो, आमिर खुसरो एक तो 11वीं सेंचुरी में पैदा हुए थे, आज से 1000 साल पहले। सोचिए आप, अप्रॉक्सीमेटली 1000 साल पहले जी। उनके नाम पे एक तो इतना पुराना इतिहास है कि सही तरीके से डॉक्यूमेंटेड है भी नहीं। दुनिया की पहली कव्वाली लिखने वाले आमिर खुसरो थे, दुनिया की पहली गज़ल लिखने वाले आमिर खुसरो थे। गज़ल और कव्वालियों का एज अ जॉनर ही बनाया आमिर खुसरो ने। फारसी में भाषा में बात और लिखा करते थे लोग उस समय, हिंदवी आमिर खुसरो लाए। ये हिंदवी वही है जिससे दो भाषाएं निकली, हिंदी और उर्दू। क्यों कहते हैं हिंदी और उर्दू बहनें हैं? क्योंकि ये दोनों हिंदवी में से निकली हैं, तो वो हिंदवी बनाने वाले आमिर खुसरो हैं। तो देखा जाए तो आपकी दोनों भाषाओं के पिता आमिर खुसरो ही हैं, हिंदी और उर्दू दोनों के। तो इसके अलावा कहा जाता है कि 7 तार, सहतार जिसे आज हम सितार कहते हैं, वो बनाने वाले भी आमिर खुसरो थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ढोलक भी आमिर खुसरो ने बनाया, और ढोलक को काट कर तबला बनाने वाले भी आमिर खुसरो ही थे। तो इतनी इतनी चीज़ें, न जाने कितने राग और कितने तराने सब आमिर खुसरो ने बनाए। तो रईसों में रईस, संगीतकारों में संगीतकार, दरबारियों में दरबारी, और उसके बावजूद आम आदमियों में अव्वल आम आदमी थे आमिर खुसरो। उनकी लिखावटें न जाने कितनी, उनको पहेलियाँ लिखने का भी बड़ा शौक था। आप मानेंगे उन्होंने पहेलियों के ऊपर 500 से ज़्यादा सिफातें लिखी हैं। ये पहेलियाँ जो हम बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे ना, बूझो तो जाने वाली। चलो एक आध बूझोगे आप? देखते हैं आप। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल इधर उधर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल इधर उधर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आसमान। तारे एंड आसमान। ऐसे। चलिए एक और छोटा सा ट्राई करते हैं। ये वाला आपको गेस करना चाहिए अब जो मैं आ रहा हूँ इस पे। हाँ। एक गुणी ने ये गुण कीना, हरा लाल पिंजरे में दीना। एक गुणी ने ये गुण कीना, हरा लाल पिंजरे में दीना, देखो जादूगर का कमाल, डाले हरा निकाले लाल। इसका जवाब मैं बताऊंगा ही नहीं आपको, आप सोचना, आप ढूंढना घर जाके। आमिर खुसरो की एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आमिर खुसरो को पान खाने का बड़ा शौक था। पान की बात है। इसका आंसर ही पान था। तो मुझे बताइए कि आपने जैसे गानों की स्टोरी आपने बहुत सारी की है, तो आप मुझे बताइए कि आपका सबसे फेवरेट जो गाना और उसके पीछे की एक कहानी आप वो सुनाइए। आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट जो मुझे लगता है वो है, आप सबने सुना है दिल से का गाना, जिसमें शाहरुख खान साहब ट्रेन के ऊपर नाच रहे हैं। छैया 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 छैया, ओह चले छैया छैया। अच्छा, उसके पीछे भी स्टोरी है। ओह, गुलजार साहब ने लिखा है गाना। फर्स्ट ऑफ ऑल गुलजार साहब खुद कहते हैं कि मैंने ये गाना कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ हूँ मैं थैया थैया से। बहुत पुराना बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, जिसे कहा है थैया 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 चल थैया थैया थैया, वहाँ से आया है छैया छैया। तो मैं पीछे गया थैया थैया की कहानी समझने के लिए। थैया थैया की जो मुझे कहानी मिली, मेरा दिमाग घूम गया। बाबा बुल्ले शाह के गुरु थे शाह इनायत कादरी। ये वो समय था जब इंसान अपने गुरु से इतनी मोहब्बत करता था कि गुरु, कहते हैं कि आपका जीवन शुरू ही तब होता है जब आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु आता है। उसके पहले तो जीवन का कोई औचित्य, कोई मतलब ही नहीं है। सनातन में कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। सूफीज़म में कहा गया कि शीश कटे गर गुरु मिले, शीश कटे गर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, बहुत छोटी कीमत है गुरु के लिए देने के लिए। खुसरो साहब कह पड़े हैं कि लागी लागी सब कहें, लागी लगे ना अंग, लागी तो तब जानिए जब रहें गुरु के संग। क्या बात है। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन शाह इनायत कादरी को बाबा बुल्ले शाह की किसी बात पर गुस्सा सा आ गया। उन्होंने कह दिया, बुल्ले यहाँ से निकल जा और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। गुरु का आदेश टालते कैसे, चले गए बिना कुछ बोले। आदेश। अब गुरु को मनाना भी है, रूठे गुरु को कैसे मनाए। उनके गुरु को मौसीकी का बड़ा शौक था, नाचना गाना देखने का, और इन्हें नाचना है ना गाना है। तो बाबा बुल्ले शाह पहुँच गए एक तवायफ के कोठे पर। फ़कीर हैं बाबा बुल्ले शाह, वो एक तवायफ के कोठे पर क्या कर रहा है। एक तो यही बात, समाज 4 उंगलियां उठाना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। पहुंच गए, हाथ जोड़कर कहें कि मुझे मेरे रूठे गुरु को मनाना है, नाचना गाना सिखा दो।
8 साल तक बाबा बुल्ले शाह ने तवायफ के कोठे में रह कर नाचना और गाना सीखा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन मेरा रूठा गुरु शायद मान जाए। कोई गारंटी भी नहीं है ना इस बात की। और जब 8 साल बाद उन्हें लगा कि वो सीख चुके हैं तो वापस अपने गुरु के घर से थोड़ा सा दूर रुक गए। सर पर एक चुनरी ओढ़ ली। गुरु ने कहा था अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, तो चुनर ओढ़ लिया और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे कि तेरे इश्क नचाया करके थैया वे थैया जल्दी आ जा वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। यही पूरा गाना जो अपने रूठे गुरु को मना रहे हैं बाबा बुल्ले शाह, इसी को उतारा है छैया छैया में गुलजार साहब ने। अब आप अगर छैया छैया पूरा गाना सुने तो सुन के ऐसा लगता है कि कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गा रहा है? नहीं, इंसान अपने गुरु के लिए, खुदा के लिए गा रहा है। जैसे वो लाइनें भी आती है ना उस गाने की कि तावीज़ बना के पहनूं तुझे आयत की तरह मिल जाए कहीं मेरा नोश कभी इतराए कहीं। अब आप जब छैया छैया सुनेंगे आपको मतलब अलग मिलेगा ना इसका। 100%। ये एंड बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें ना वो सिचुएशन पे नहीं मैच करते, वो जाके ना ऐसा लगता है कि बंदे ने अपने रब के लिए बनाया है। बहुत सारे हैं। जैसे एक गाना, ये कहानी कभी सुना नहीं पाया मैं, कहीं मौका नहीं मिला, आज मिला है तो आज यहाँ सुना देते हैं। साथिया फिल्म का एक गाना है, बंजर है सब बंजर है, बंजर है सब बंजर है जब ढूंढने हम फिर दोस्त चले, एक तेरी याद में देखूं पिया हम कितने काले कोस चले। पिक्चर का सिचुएशन ऐसा है कि विवेक ओबरॉय रानी मुखर्जी को ढूंढते हुए गाना गा रहा है। गुलजार साहब ने लिखा है गाना भी, और उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में लिखा है कि ये गाना कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं है, इंसान खुदा को ढूंढते हुए गा रहा है। अब आप पूरा गाना सुनो, वो बंदा खुदा के लिए गा रहा है गाना कि तेरे बिना ये पूरी दुनिया बंजर है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको। तो इनायत साई और बाबा बुल्ले शाह की कोई एक और किस्सा बताइए। बहुत सारे हैं, जादुई से किस्से हैं। मैं आपको शाह इनायत कादरी तो गुरु थे, बाबा बुल्ले शाह की वो बहुत खूबसूरत चीज़ मैं आपको सुना सकता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। होता कुछ यूँ था कि बाबा बुल्ले शाह तो थे फ़कीर। फ़कीर शब्द समझते हैं ना आप, जैसे फ़कीरों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आप अपना कोई भी साहित्य लिटरेचर उठाकर देखें तो कहा गया कि हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे वाको नाम फ़कीर कबीरा, वाको नाम फ़कीर। फ़कीर औलिया और पीरों से ऊपर माना जाता है। बाबा बुल्ले शाह फ़कीर थे, फ़कीरियत में जीवन काटते थे, जो मांगते थे खाना मिलता था वही खाते थे हर दिन, लेकिन खुदा का शुक्रिया ऐसे करते थे कि आपने क्या ज़िंदगी बख्शी है मुझे। तो उनकी जो डिसाइपल्स साथ में उनके चला करते थे, उनमें से एक दिन परेशान हो गया। उसने कहा बाबा इतनी ख़राब ज़िंदगी जी रहे हो आप, किस दिन खाना मिलता है किस दिन नहीं मिलता है, कभी सोने को कुछ नहीं मिलता है, फलाना ढिमकाना, फिर भी आप खुदा का शुक्रिया ऐसे करते हो कि आपको राजा बना दिया उसने। तो बाबा बुल्ले शाह ने जवाब दिया था इन 8 लाइनों से। वो 8 लाइनें सुना देता हूँ मैं आपको कि चढ़दे सूरज डलदे वेखे, चढ़दे सूरज डलदे वेखे, बुझते दीदे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे। क्या बात है। जिना दाना जगत ते कोई, जिसका जग में कोई भी नहीं है। जिना दाना जगत ते कोई, वो भी पुत्र पल दे वेखे। क्या बात है। और उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्थे चल दे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, हम कह देते हैं ना दाल नहीं गल रही मेरी यार, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ता पत्थर गल दे वेखे। और जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मल दे वेखे। कई पैरा तो नंगे फिर दे, ना सिर दे लब्बद छावा। कह रहे कई पैरों में चप्पल नहीं है ना सर पे छत है। कई पैरा तो नंगे फिर दे, सिर दे लब्बद छावा, और मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। क्या सोच है, क्या लिखावट है। मतलब इसके बाद तो इंसान की सारे सैचुरेशन पॉइंट एंड हो जाएंगे। उसको लगेगा कि बस यार यही जिंदगी थी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हम एक ऐसी लड़ाई के पीछे चल रहे हैं, या एक ऐसी चीज़ों के पीछे इंस्पायर हो रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई, वो एक इकोनॉमिक्स का एक स्टेटमेंट था, मीन्स आर अनलिमिटेड, सेटिस्फाइड देम आर स्केयर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ टोटली। तो वही है कि हम भागे जा रहे हैं लेकिन हम रुकते क्यों नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा सच है जो हम सब जानते हैं, पर हम सब डिनायल में जीते हैं ना। हम सब जानते हैं हम किसी दिन मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा और सब कुछ पीछे छूट जाएगा। फिर भी इस बात का अवेयरनेस अभी ना आपको है ना मुझे। आप समझिए
हर दिन एवरेजली पूरी दुनिया में 10 लाख लोग अगले दिन नहीं उठते, हम आज भी हर दिन उठ रहे हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात नहीं है? मिरेकल, कितनी बड़ी बात है। सुबह उठते ही अरे आज तो उठ गया मैं, वाह यार खुदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक और दिन दिखा दिया आपने। ये जिंदगी की सोच होना चाहिए, क्या है फिर से दिन आ गया यार, क्या करेंगे आज यार। तो ये तो कहीं ना कहीं तौहीन हो गई ना। वो आपको उन 10 लाख में ना रख के आपको जिंदगी में एक और दिन दे रहा है और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से। बाबा मुशाहिद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और एक ऐसी रेस के पीछे भाग रहे कि जिसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है लोगों को। असली आइडेंटिटी आपकी सोल है। हाँ, वेरी ट्रू। इसके लिए मेरे पास एक सोच थी, मैंने बहुत दिनों पहले एक आर्टिकल कहीं लिखा था इस बात के ऊपर कि हम पूरा बचपन, समझ लीजिए स्कूल टाइम अपना याद कीजिए, हम पूरा बचपन फिट इन होने में गुजार देते हैं कि इस ग्रुप का पार्ट हो जाऊं मैं, इन लोगों में घुल मिल जाऊं मैं। हम ऑलरेडी बहुत अलग थे सबसे, हम फिट इन होना चाह रहे थे। Right. तो हम फिट इन करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं और जब बड़े होते हैं तब रियलाइज़ होता है कि यार नो नो नो, यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, तब आपकी वैल्यू है। अरे आप अलग ही थे। घुलने मिलने के चक्कर में आपने अपनी यूएसपी खो दी और अब चाह रहे हो कि काश यूएसपी होती है हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे हम लास्ट अभी बात कर रहे थे कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 बार तो वो सेलिब्रिटी होता ही होता है। एक बार जब पैदा होता है और एक बार जब मरता है। तभी दो समय लोग आपको घेर के खड़े होते हैं और आपकी तारीफें कर रहे होते हैं। कंप्लीट टेंशन होता है। जब बच्चा है तो वो सिर्फ वो बच्चा है, उसके लिए सब अच्छा ही है। लेकिन जब मरता है तब वो अपनी असली आइडेंटिटी, असली कर्मा लेकर जाता है। बिल्कुल सच बात है। आपकी आंख बंद होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप सक्सेस थे या नहीं थे। जाकिर खान हमारे इंदौर के ही हैं भाई, बेहद खूबसूरत इंसान है वो भी। मुझे एग्जैक्टली उनका शेर याद नहीं आ पा रहा है अभी, लेकिन उनके शेर का मतलब यही था कि ज़िंदगी कैसी भी रही हो, मैं मौत मशहूर चाहता हूँ। कैसा भी रहा हूँ, कम से कम मेरे मरने के बाद बहुत सारे लोग आए तो ही मेरी ये जीत हो जाएगी। सो एट दी एंड, आप जैसे आपने कहा कि आपने ज़िंदगी में क्या किया है, अच्छी भाषा में कहूँ तो क्या उखाड़ा है। इस बात का आंकलन उस दिन होता है जिस दिन आप मरते हो, कि कितने लोगों को दुख हुआ एंड एवरीथिंग। इसका ऑपोजिट एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत ख़राब है। कई लोग ज़िंदगी से हार के या तो खुदकुशी कर लेते हैं या उनका समय भी आ जाता है या कुछ भी होता है, उनके ज़िंदा रहते समय तक कोई साथ नहीं आता, कोई कंधा नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता, और मरने के बाद अरे बेचारा, हमें कह देता कोई समस्या थी तो हम चले जाते हैं, मदद कर देते, अरे वो अकेला रहा कितने समय, तब तुम नहीं गए। मरने के बाद सबको याद आ जाता है कि अरे मैं मदद कर देता, जिंदा है अभी मदद कर लो। अच्छा, इवन बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो है वो भी गुमनामी की मौत मर गए। आपने एक बात बोली थी कि मिर्जा गालिब वाला कोई किस्सा सुनाया था आपने। हाँ, गालिब साहब के ने तो कई बार इस बात पे शेर लिखे हैं। बाजीचा अतफाल करके उनका खूबसूरत कलाम है, पूरा उर्दू में है। उर्दू थोड़ा ज़्यादा कठिन उर्दू है, वरना मैं सुना देता आपको भी। 1-2 शेर ले लेंगे बाद में। तो उसका आखिरी शेर कुछ यूँ था, होता कुछ यूँ था कि महफिलें लगती थी राजाओं के दरबारों में और सभी शायरों को बुलाया जाता था और सब बातें करते थे। तो पहले तो गालिब को कोई जानता नहीं था, फिर धीरे धीरे गालिब साहब फेमस होने लगे, उनके शेर हर जगह जाने लगे, गालिब का नाम चलने लगा। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि महफिल में गालिब बैठे हैं, अच्छा, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अरे गालिब का ये शेर सुना, अरे गालिब का वो शेर सुना, गालिब वहीं बैठे हैं, कोई जानता भी नहीं कि ये गालिब है, बस गालिब की बातें चल रही हैं। तो उस पर लिखते थे वो कि हम पेशा हो हमा शराब हो हमराज है मेरा। हम पेशा, मेरा ही पेशा है उसका, हमा शराब, जिसके साथ शराब पीता हूँ मैं वो भी वही है, और हमराज जिसके साथ शेयर करता हूँ वही है। हम पेशा हो हमा शराब हो हमराज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। ये गालिब साहब की खूबसूरती है। बाजीचा अतफाल आप लोगों को सुनना चाहिए यार, वो मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थॉट मुझे कभी नहीं मिला। सुनाइए। गालिब साहब कह रहे हैं कि हम सबके अंदर खुदा है, मानते हैं हम सब। अगर हम सबके अंदर खुदा है तो मेरे अंदर भी खुदा है, अगर मेरे अंदर खुदा है तो मैं खुदा हूँ, और अगर मैं खुदा हूँ तो फिर ये तो मैं खुदा हूँ। अब कह रहे हैं कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाजीचा अतफाल मतलब बच्चों के खेलने की जगह जी। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, खुदा हूँ ना मैं। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे और होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, और एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, और एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे। ये जो तख्तो ताज का खेल तुम खेलते रहते हो, ये खेल है, छे खेल है। Doesn't matter for me.
और एक बात है एजाज़ मसीहा, खुदा की जो तुम इबादत करते हो वो कोई इबादत प्रेयर नहीं है, बात है और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो खुदा हूँ ना। होता है निदा गर्द में सहरा मेरे होते, और घिसता है जब भी खाक पे दरिया मेरे आगे। होता है निदा गर्द में सहरा मेरे होते, जब मैं खड़ा रहता हूँ तो पूरा रेगिस्तान मेरे पैरों के नीचे पड़ा रहता है। क्या बात है। सिर्फ देखने का नजरिया और कुछ भी नहीं। दरिया के बगल में खड़ा रहूं, दरिया के बगल में खड़ा रहूं तो आ के मेरे पैर चूम चूम के जाता है वो। और मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ओहो गालिब साहब हैं। देखो, दिस इज द डेप्थ। और उसके बाद ऐसे लोगों को आप नहीं पहचानना। ये तो अपनी, अच्छा गालिब साहब की एक स्पेशलिटी ये थी कि भाई मैंने ये तुमको प्याला दे दिया, अब इसे पीना नहीं पीना वो तुम्हारी काम, तुम्हारी किस्मत। पी लिया तो तुम चले गए एक दूसरी जर्नी पे, नहीं पिया तो वो तुम्हारा नुकसान। बिल्कुल तो वो है आज का जो माहौल है वो बड़ा जिहालत वाला माहौल है कि जहाँ पर लोग गुलजार को ना पढ़ के, और मैं डिसेंडेंट पे भी आऊंगा, गुलजार को ना पढ़ के या फिर ना आमिर खुसरो को ना पढ़ के जो है और अतरंगी चीजें करते हैं, वो रील्स देखते हैं। इस जनरेशन की सबसे खराब बात यही है कि अब हम किताबें पढ़ना भूल गए हैं। आप समझिए, किताबें सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, उतनी ही नॉलेज आपको गूगल पे 10 सेकंड में मिल जाएंगी, जो आपको उधर 1 घंटा देना पड़ेगा। बात बिल्कुल सत्य है, पर किताबें जो एक नई चीज़ आपको देती है ना, वो आपको नज़रिया खुद ब खुद इमेजिन करने की सहूलियत देती है। आप वो पढ़ते पढ़ते कुछ दिमाग में खुद एक पिक्चर बना लिया करते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को फ्यूल अप करती है। किताबें इसलिए ज़रूरी होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव देती हैं। हर किसी शख्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि कोशिश कीजिएगा हर दिन कम से कम आधा घंटा निकाल कर कुछ भी पढ़ें। अपने कोर्स की किताब से लेकर आप पोएट्री पढ़ लें, कुछ भी पढ़ें, पर कुछ पढ़ें ज़रूर पढ़ें। और डिसेंडेंट्स नाम की एक किताब है, वो ज़रूर पढ़ें। तो अब चलो आपने इसका नाम ले लिया तो मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी इंटेलेक्चुअल वेल रेड पर्सन, ओके, लेकिन ये डिसेंडेंट लिखने के पीछे थॉट क्या था? यार थॉट बहुत ही सिंपल था कि भाई कि डिसेंडेंट, मैं टायर 2 और 3 का व्यूअर हूँ, तो डिसेंडेंट का भी मतलब समझाइए। डिसेंडेंट्स का मतलब वंशज, जैसे आपके दादा के आप डिसेंडेंट्स हैं, हम उनके वंशज हैं, यही फैमिली जनरेशन आगे चली हुई आ रही है। तो डिसेंडेंट्स जो किताब है, एक तो फिक्शन है, मतलब काल्पनिक है, बनाई हुई कहानी है, 3 पार्ट्स में है, जिसमें से पहली किताब अभी भी पेंगुइन ने पब्लिश की है। उसका सिंपल सा फंडा यह है कि एक तो पर्सनली मैं महाभारत की कहानी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मतलब कहीं पढ़ा भी था मैंने, और मेरा भी मानना है कि एक इंसान की ज़िंदगी में जितना कुछ हो सकता है इमोशनल वाइज और सोसाइटी वाइज, जो भी कुछ एक इंसान के साथ हो सकता है, वो सारी कहानियाँ आपको महाभारत में मिल जाएंगी। सारा इमोशन टच हुआ है, सब कुछ, इतनी खूबसूरत लिखी कहानी है वो पूरी, शुरुआत से रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, आप देख लो हर जगह आपको सोल्यूशन जिंदगी में कुछ ना कुछ महाभारत से मिल जाएगा। तो महाभारत में जो अर्जुन है, अर्जुन के जो वंशज हैं, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जैसे अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे थे परीक्षित। जब परीक्षित राजा बने थे, कहते थे उस दिन से कलयुग शुरू हुआ है। परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय। और ये जो लिनिएज, जो डिसेंडेंट्स आगे चले हुए आ रहे हैं, ये आज भी हम लोगों के बीच भारत में रहते हैं। ओह, फैक्ट, मैं मिलकर आया हूँ। आप मिले हो इनसे? मैं इनसे मिला हूँ। सोमवंशी खानदान प्रतापगढ़ से थोड़ा सा दूर एक छोटे से गांव में खेती करता है, जो अर्जुन के डिसेंडेंट्स हैं। तो हमने एक काल्पनिक कहानी जड़ी कि अर्जुन के डिसेंडेंट्स आज जो भारत में रहते हैं, उनके अंदर भी वो सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में छुपी हैं जो अर्जुन के पास थी। उन्हीं के डीएनए के पार्ट हैं ये सब। ट्रू। तो आज 5160 साल बाद महाभारत के ऐसा कुछ हुआ कि इनके अंदर भी वो सारी शक्तियाँ जो थीं वो बाहर आने लगी हैं। और कैसे कहा गया कि समय का चक्र फिर से पूरा घूमेगा, और जैसे पूरे पांडव और युद्ध जीतने के बाद पूरी दुनिया पर राज करते थे, वैसे ही ये परिवार फिर से इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। और कैसे सोमवंशी खानदान महाभारत के युद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इसकी पूरी कहानी। ये क्या यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश है? अब तो खैर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, मेटावर्स, स्पाईवर्स, यूनिवर्स, दिस वर्स। ये एक अलग ही डिसेंडेंट यूनिवर्स जैसा कुछ मुझे लग रहा है। हाँ, ये हमारी बनाई हुई एक जगह तो है। आप जब उन लोगों से मिले जो अर्जुन के डिसेंडेंट है, तो वो करते क्या है? कौन है वो लोग? मतलब उनकी फैमिली में कौन कौन है? मैं जिनसे मिला था उनका नाम अंशुमान सोमवंशी हैं। पेशे से अब तो वो खेती ही कर रहे हैं, वो भी पहले कुछ बिजनेस वगैरह किया करते थे। मेरा मानना है सर,
कहानियाँ ढूंढते हुए आपके पास चली आती हैं। True. उनसे भी एक बार ऐसी ही कहीं ना कहीं मुलाकात हो गई थी और बातों बातों में महाभारत की बात निकली। उन्होंने अपना बताया कि ज़्यादा हम लोगों को बताते नहीं हैं पर हम वो हैं। पहले आपको सुनने में अजीब लगता है कि एवं कुछ कहानी होगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात। फिर मैं उनके घर गया, उनके साथ कुछ दिन रहा, बैठा, उन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई, कैसे जनरेशन वाइज वो चीज़ें आगे उनको दी गई हैं। उनके पास आर्टिफैक्ट से लेकर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो आगे चली आ रही हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो तब से ये थॉट निकला और हमने एक काल्पनिक दुनिया बनाई कि अगर अर्जुन के डिसेंडेंट्स आज भी हम लोगों के बीच रह रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे और कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे। बहुत कमाल की बुक है, मुझे लगता है हर एक को ये पढ़नी चाहिए। और कमेंट में ये बताइएगा भी कि आपको ये बुक कैसी लगी या उसमें और क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए या एडिशन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके सेकेंड और थर्ड मई में दूसरा आ जाएगा। ट्रिलॉजी 3 पार्ट में बुक्स है, पहली आई है मई और दिसंबर में सेकेंड एंड थर्ड बुक्स आ जाएंगी। एक अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कहानी भी हमसे ले ली है तो बहुत जल्दी इसके ऊपर एक पिक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगी, 1.5 साल में होपफुली, इफ़ ऑल गोज वेल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिटेल्स आ जाएंगी बुक की, कैसे दिखती है, क्या नाम है। तो आप प्लीज़ लीजिएगा और पढ़िएगा और हो सके तो मुझे बताइएगा कैसी। तो मुझे एक बात बताइए, ये राइटरों के गुमनामी के दौर में जब ऑथर, आज की डेट में आप देखो कोई भी बड़े से बड़े ऑथर्स जो है, लाइक रस्किन बॉन्ड की बात करें तो है ना, अब जो सोशल मीडिया आया यार, ओरिजिनल्स बनने लग गए तो अब लोग ऑथर्स को जानने लग गए। राइट। ओके, तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसे गुमनामी वाले दौर में सडनली आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको भी ऑथर बनना है या आपको लिखना है कुछ? हाँ, ना ऑथर बनने का कभी मन था ना लिखने का, सच बता रहा हूँ मैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर से इतनी तीव्रता से उठती हैं, जैसे उल्टी होती है, कि अगर बाहर ना निकाली तो फट जाओगे। होता है ना कई बार ऐसा आपके साथ भी, जब कैसे एक कविता अंदर आ रही होती है या 4 लाइनें आ रही होती हैं कि ऐसा मन करता है फटाफट कहीं लिख दो वरना बेचैनी सी होती है। ये पूरी कहानी मुझे वैसे आई थी कि अंदर से बस फूट रही है कि बाहर आना है। मैं बेचैन सा होने लगा था और कुछ 20-22 दिन में पूरी कहानी लिख दी थी मैंने। इतनी जोर से कहानी जैसे बाहर निकलना चाह रही थी। तो कभी ना कोई प्लान था, कुछ था, ये अपने आप आई और होता चला गया। ये एक गाना आया था कुन फाया कुन, तो इसके बारे में बताइए। इसकी स्टोरी काफी चर्चित है। बेहद खूबसूरत गाना है ये। कुन फाया कुन का मतलब है कि खुदा ने कहा हो और हो गया, कि इतनी महिमा थी उसकी कि बस खुदा ने कहा हो और वो हो गया और हो गया। ऐसी बात का इल्म, इसी बात का मेंशन बाइबल और गीता में भी है। ओ, बाइबल में कहा गया कि गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। बात तो वही है, खुदा ने कहा हो और हो गया। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। इसी बात को थोड़ा आगे निकालें तो ऋग्वेद, 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, उसमें से जो ऋग्वेद है, कहा जाता है सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में नासादीय सूक्त करके एक हिम है, हिम ऑफ क्रिएशन कहते हैं। उसकी जो संस्कृत की 2 लाइनें हैं, उसी लाइन का ट्रांसलेशन इम्तियाज़ अली साहब ने और इरशाद कामिल ने इस गाने के आगे डाला कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। अब इतनी चीज़ों को बाइबल, कुरान, गीता, ऋग्वेद, इन सबको, सब में अगर एक ही चीज़ कॉमन है और मेंशन हो रही है तो कहीं ना कहीं सत्य है ना वो। इसीलिए गाना हम लोगों को इतना छू जाता है हर बारी। और ये जो 2 लाइनें मैंने आपको सुनाई, कई लोग प्लीज़ जो है सुन रहे हैं, हम लोग बहुत गलत गाते हैं ये लाइन और पूरी तरह शायद समझ नहीं पाते हैं। लोग समझते हैं जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था, वही था। नहीं, एक लेवल और डीप है लाइन। लाइन कह रही है जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, when there was nothingness, when nothingness even didn't exist, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था। तो इस पे मुझे कुछ लाइन याद आ रही है प्लीज, कि कोई तो होगा जो करता होगा इन पत्थरों की किस्मत का फैसला। वाह। कोई तो होगा जो करता है इन पत्थरों की किस्मत का फैसला, किसे ठोकरों में रहना है, किसे भगवान बन जाना। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। वाह, आपने लिखा है? तो कोई तो किसी की और की है, मैं भी बेहद खूबसूरत पढ़ के सुना रहा हूँ। तो मुद्दा ये है कि हर चीज, फिर वो ऋग्वेद हो, कुरान हो या बाइबल हो, लिखी लाइन एक ही है, बट आज की डेट में हम उसको ऊपर नीचे करके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट, हम लड़ रहे हैं इस बात पे कि ये नहीं, वो सही, वो नहीं, ये सही। अबे जो कह रहा है वो तो समझ लो। और पहले के राइटर्स गानों में भी ये बातें कहते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और तो वही है कि ना, लिटरेचर का जो इम्पैक्ट था ना, वो जब खत्म हो जाता है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर इंडिया पढ़ ही नहीं रहा है तो उसको बढ़ाएगा कौन?
बिल्कुल सच बात है। थाली मैंने आपके हाथ में दे दी लाके खाने के लिए, अब मैं बोलूँ ये थाली जो है भगवान खुदा या जीसस मेरे मुंह तक खाना पहुंचाएगा, वो तो इतनी अच्छी सी कहानी लगती है मुझे। जो आपने बात कही ठीक इसी बात पे है कि एक बार एक बंदा अपनी जहाज़ लेकर तूफान के बीच कहीं गुजर रहा था समुद्र में से जी। और ऐसी हालत आ गई कि बस सब जहाज़ डूबने वाला था। भगवान का बड़ा भक्त था, उसने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान तेरी इतनी शिद्दत से मैंने पूजा अर्चना की है, तू मुझे बचा ही लेगा, मैं जानता हूँ, इतना विश्वास है मुझे तुझ पे। तो वो हाथ जोड़कर बैठ गया कि भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। बगल से एक दूसरी नाव गुजरी, उसने कहा चल भाई आजा। कह रहा नहीं कोई टेंशन की बात नहीं, भगवान है मेरे साथ, भगवान मुझे बचा लेंगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया, भाई डूब जाओगे, आओ जल्दी आओ, ऊपर आ जाओ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान आएगा मुझे, भगवान बचा लेगा। जहाज़ डूब गया, वो मर गया। मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा, बहुत गुस्से में, भगवान मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना की, मुझे पूरा विश्वास था आप मुझे बचा लेंगे, आप आए नहीं बचाने। कहा बे पगले, वो नाव में मैं आया था, हेलीकॉप्टर लेके मैं आया था, तू कि तू अंधा था तो मैं क्या करूं, अब मुझे क्या, अब मैं ज्वेलरी पहन के आऊंगा तभी तू मानेगा। वही बात जो आपने कही, उसी बात के ऊपर मुझे इस बात पे से आपकी एक कहानी मुझे याद नहीं है बहुत अच्छी तरह से, मैंने सुनी थी, ये पेड़ और बच्चे की कहानी थी कुछ। ये कहानी ओशो की कही हुई कहानी। अच्छा। ओशो ने कहानी जब सुनाई थी तो मुझे गूज़बम्स ऐसे आए थे। और वही बात है कि ओशो की कहानी सुनाई चुके हैं, वो ओशो नहीं रहे। छोटा सा कुछ वीडियो है जिसमें वो कहानी है, हर किसी तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो कहानियाँ लोगों तक पहुंचा दूं इस ज़रिए से। तो बेहद खूबसूरत कहानी है वो, ये बताते हुए कि हमारी ज़िंदगी में इतने सारे लोग हैं जो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, सिर्फ सब कुछ देते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जब प्यार में हमें लोग खुद ब खुद चीज़ें देते रहते हैं ना, तो हमें उनकी वैल्यू नहीं रहती और हम उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं, रूड हो जाते हैं, गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। अनकंडीशनल प्यार को बस पहचान लो, उसकी रिस्पेक्ट कर लो, उसके साथ रह लो, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। क्योंकि एक दिन आएगा जब वो प्यार करने वाले रहेंगे नहीं, फिर आपके अंदर एक खालीपन रहेगा जो उन्हें ढूंढता रहेगा। वो नौबत ना आए उसके पहले। वो कहानी सुनना चाहें तो अगले शो में आइए, वहाँ सुना। और शो का नाम है? इस शो के तो बहुत सारे नाम है। मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी के लिए। तो मुझे आपकी एक बात याद आई कि ना हर इंसान की जिंदगी में एक इमरोज जरूर है और वो उसके आसपास ही भटकता है। आपको उसको पहचानना है और आपको उसको पकड़ के अपने पास रखना है। बिल्कुल सच बात है। हम सब इमरोज चाहते हैं, पर हम में से कोई भी किसी का इमरोज बनना नहीं चाहता। जब कोई इमरोज बनना नहीं चाहेगा तो कोई किसी का इमरोज बनेगा कैसे? तो सबसे पहले इमरोज चाहो मत, किसी और के लिए इमरोज बन जाओ। वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे बताइए कि इस इमरोज की अमृता कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्य महेश्वरी की गर्लफ्रेंड है, थी या होगी? मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। कभी कोई गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम पे? हाँ डेफिनेटली। बहुत, वो जाकिर भाई की लाइन है ना, बहुत पिघले हैं जब जाके सख्त हुआ। हाँ, तो क्या थी वो स्टोरी पिघलने की? पहला प्यार तो बड़ा टूट के करते हैं ना जी। तो बेपनाह मोहब्बत, कुछ साल, कई साल साथ में रहे, बहुत क्लोज भी आ गए साथ में होने के, शादी तक की नौबत आ गई थी जी। फिर कुछ हुआ नहीं, साथ रह पाए, इधर उधर। तो देखिए, हर किसी को प्यार में एक आध बारी तो गिरना पड़ेगा, तभी वो प्यार से थोड़ा डरेगा, संभल कर चलेगा। और फिर जब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक समय आएगा जो आपकी सारी लेसन्स को नेगेट कर देता है। जो भी आपने सीखा होता है ना कि नहीं ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, ये टॉक्सिक है, ये कुछ नहीं होता, सब बकवास लगने लगता है जब आपको सच में प्यार हो जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, RSTDM रहना है तेरे दिल में देखिए आपने, मैडी माधवन साहब जो प्ले करते हैं, आप उस कैरेक्टर को अगर देखें तो पूरी पिक्चर में वो रेड फ्लैग के अलावा कुछ भी नहीं है। पर आखिर में लड़की मिलती है उसे। क्यों? क्योंकि जब प्यार हो जाता है फिर आपको कुछ दिखता नहीं है, आँख के आगे पट्टी सी आ जाती है। ये खुसरो साहब का कलाम भी था जो रांझना नाम की पिक्चर में गाने में भी यूज हुआ कि अकल के पर्दे पीछे कर दे, ओह मेरा फेवरेट गाना, घूंघट के पट खोल दे, तब तुझे पिया मिलेंगे। प्यार में दिमाग लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। प्यार में जिसने दिमाग लगाया उसे कुछ नहीं मिलता। अकल के पर्दे पीछे कर दे, घूंघट के पट खोल दे, तब तुझे पिया मिलेंगे। तो बात तो अब जो है आगे जाके लक्ष्य महेश्वरी को प्यार होगा, ये तो खुदा जाने। या आपने एक बैरियर बना रखा है कि बस प्यार कर लिया, अब हो गया मेरा खत्म? बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं आज भी बहुत सारे लोगों से,
सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से, अपने आसपास वाले लोगों से, उससे ज़्यादा मोहब्बत। तो ऐसे कभी हुआ कि किसी शो में किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया, या ऐसे कभी हुआ? एज आई सेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे के क्या प्लान्स हैं? मैंने जब नौकरी करना शुरू की थी ज़िंदगी में पहली बारी, तब मुझे प्लानिंग सिखाई गई थी कि आपको अगले 5 साल में प्लान करना चाहिए, ये आप अगले साल करेंगे, 5 साल तक यहाँ पहुँचेंगे, 10 साल तक वहाँ पहुँचेंगे। मैंने खूब प्लानिंग की, पिन पॉइंट तक प्लानिंग की, सब कुछ लिख के रखता था। सच बता रहा हूँ, उसमें से 5% भी नहीं हुआ ज़िंदगी का। अच्छा। तो जब ये समझ में आया कि प्लानिंग से असल में कुछ होता नहीं, तो मैंने प्लानिंग छोड़ दी। अब सिर्फ अपने आप को मैंने सौंप रखा है, उसे आप यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, खुदा कह लो, एनर्जी कह लो, या खुद को कह लो, सौंप रखा है। जो हो रहा है होने दो, मेरे पास कल का भी कोई प्लान नहीं है। सब ने अपनी स्पीड में, अपनी गति से चलता जा रहा है, जहाँ उसे ले जाना होगा वो ले जाएगा। ये जो लोगों के अंदर जो इमोशंस तुम जगाते हो, मैं लास्ट शो में तुम्हारे आया है, जो पहला मेरा शो था, और मैं बार बार आना चाहूँगा। वहाँ पर जितने लोग थे वो सब रो रहे थे। हम रोने को इतना गलत नज़रिए से क्यों देखते हैं? रोना गलत क्यों है? कोई भी रोता है तो हमें लगता है नहीं नहीं मत रो, अरे सब ठीक हो जाएगा, अरे हम है ना। क्यों? अगर हंसना अच्छी बात है तो रोना बुरी बात क्यों है? सोच कर देखिए आप, रोना बुरी बात तो है ही नहीं। इंसान को महीने में कम से दिल कम हल्का हो जाता है। 2 बारी, एक बारी अकेले बैठ कर खुद ब खुद, अकेले में ही सही पर फूट फूट के रोना चाहिए। सो लक्ष्य, अभी हम आएंगे रैपिड फायर अच्छा। राउंड की तरफ। एक औरत जिसने आपकी लाइफ चेंज की। माँ के अलावा कोई भी नहीं। सबसे पसंदीदा शहर? मुंबई कहना चाहता हूं मैं, पर झूठे? नहीं। इंदौर। ओके, मेरी भूमि। दैट्स ट्रू। अच्छा, स्टोरी टेलर नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर। क्या किसी अमृता का इमरोज बनना चाहोगे? डेफिनेटली। बिना शादी किए लिविंग रिलेशनशिप में? इतना प्यार जितना इमरोज ओह, साहब अमृता से करते seriously? थे, अगर कभी हो जाए तो पक्का। वन वर्ड यू फील अबाउट लव? पेशेंस। प्रेम सिर्फ प्रतीक्षा है और कुछ भी नहीं। कुछ प्यार पे सुनाइए। एक शेर मुझे बड़ा पसंद है प्यार पे। जैसे आप ये शेर समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा पीछे कबीर, मीरा, खुसरो, बाबा बुल्ले शाह, इन सबको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये लोग जिससे मतलब आप समझिएगा, मीरा जैसे कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण से मोहब्बत की थी, इतना प्यार किया था भगवान श्री कृष्ण से। नज़रिया सिर्फ ये है कि उन्होंने भगवान से प्यार नहीं किया, उन्होंने जिससे प्यार किया, इतना प्यार किया कि वो भगवान बन गया। तो वो शेर कुछ इस तरीके का है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और मैं आप बीती कहता हूँ किसी गैर की नहीं, कि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्या बात है। तो जेनजी के लिए कुछ सुनाइए। जेनजी के लिए आई वुड से एक छोटी सी चीज़, आजकल जितने भी नई जनरेशन के लोगों को मैं देख रहा हूँ ना, हम सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को अंडरडॉग मानते हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि इसीलिए हमें इन्फ्लुएंसर इतने पसंद है, इंस्टाग्राम इतने पसंद है कि हमें कूल लोगों को और दूसरे लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो उन सभी लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, सच में ऐसा समझ लीजिए आप सब एक पूरी कहानी है। हर शख्स एक पूरी कहानी, एक पूरी किताब है, जिस किताब में हम हर दिन एक एक चैप्टर ऐड करते चलते हैं ना, हर दिन एक नया चैप्टर ऐड कर रहे हैं उसमें। तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आपकी उस किताब की, आपके उस नज़रिए की और आपकी कहानी की ज़रूरत इस पूरी दुनिया को है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन ही सुनना चाहेगा, कौन ही देखना चाहेगा। ये एटीट्यूड बहुत गलत है। आपके नज़रिए की भी ज़रूरत पूरी दुनिया को है, तो अपनी कहानी को भी उतना ही तवज्जो दीजिए जितनी आप दूसरों की कहानियों को देते हैं, और ख़ुद को भी उतना ही लंबा और बड़ा आँकिए जितना आप बाहर किसी इन्फ्लुएंसर को आँकते हैं। आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अपनी कहानी उसी जोश से लिखते चले जाइए, उसमें चैप्टर्स ऐड करते चले जाइए। मैं वादा करता हूँ जब कहानी ख़त्म होने वाली होगी तब तक इतनी खूबसूरत हो चुकी होगी कि हर इंसान वो कहानी सुनना और पढ़ना चाहेगा। पक्की बात। क्योंकि अगर आपके पास कहानी है तो ही आप जिंदा हो, क्योंकि मुर्दे कहानी नहीं बोलते। हाँ, मुर्दे कहानी नहीं बोलते। फिर ये पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे गुलजार साहब की कुछ पोइट्री के साथ में। अच्छा, गुलजार साहब ना कभी कभी बहुत छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे, तो इस छोटी सी कहानी से हम खत्म कर सकते हैं। गुलजार साहब की मेरी बहुत फेवरेट सी कहानी है। गुलजार साहब कहते हैं कि ये जो खेल तुम खेलते रहते हो, कौन सा खेल? प्रेम वाला खेल। ये जो खेल तुम खेलते रहते हो कि कभी इससे मोहब्बत होती है, फिर दिल लगता है, दिल टूटता है, तुम रोते हो, उदास हो जाते हो, फिर किसी और से मोहब्बत कर लेते हो। ये खेल किस लिए? कब तक? मन नहीं उबता बोर होना, मन नहीं उबता। जिंदगी भर तो खेलते आए हो यही खेल, हासिल क्या होता है, बाकी क्या रहता है? वही सब कुछ एक जैसा।
एक कहानी है, कहानी दो प्रेमियों की। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, कभी भी अलग ना होंगे, हमेशा साथ निभाएंगे वाली कस्मों में बंधे हुए। आखिरकार अलग हो गए। लड़का फौज चला गया। लड़का फौज चला गया और गया तो फिर लौटकर कभी वापस आया ही नहीं। लोगों ने कहा मर गया शायद, लेकिन प्रेमिका अटल थी, कहने लगी वो लौटेगा, वो ज़रूर लौटेगा। साधना में रही, वफादारी से इंतज़ार किया 50 साल तक। पागल कह दिया लोगों ने उससे। 50 साल तक इंतज़ार करती रही और आखिरकार 50 साल के बाद एक खत आया। उस खत में लिखा था कि मैं आ गया हूँ, क्या बात है, मुझे आकर पुराने वाले शिव मंदिर पर मिलो। बावली हो गई, नाचने लगी, कूदती हुई शिव मंदिर पहुंची। वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। पूरा मंदिर जैसे खाली सा पड़ा था। बस बाहर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, मुंह पोपला, टाट गंजी, आंखों में मैल। परेशान हो गई, कहने लगी जरूर मेरे साथ किसी ने शरारत की है। रोती हुई घर को लौट गई। उधर लड़का भी इंतजार करता करता थक गया, मगर कोई नहीं आया। एक चिड़िया का बच्चा तक नहीं। हाँ, एक बुढ़िया आई थी, कमर से झुकी, आंखों में मोतियां बिंद, बाल उलझे, खुद से कुछ बड़बड़ाई और खुद से ही बात करती हुई कहीं दूर चली गई। निराश हो गया वो भी, कहने लगा उसने इंतज़ार नहीं किया, संदेशा भेजा था फिर भी मिलने तक नहीं आई। गृहस्थी में जाकर शायद भूल गई मुझे। ये खेल किस लिए, कब तक, मन नहीं उगता, मन नहीं उगता। ये गुलजार साहब की लिखी कविता है। अमेजिंग। सो इसी के साथ में ये कहानियों का सिलसिला लक्ष्य महेश्वरी का चलता रहे। आप कहानियों की कहानी बनाते रहे और इसी तरह से जो है लोगों को इंस्पायर करते रहे और ये जर्नी आपकी अगले 100 साल तक चलती रहे। इसी बेस्ट विशेस के साथ हम ये पॉडकास्ट को खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच लक्ष्य फॉर कमिंग। सच में बहुत मजा आया। इट्स रियली ऑनर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।